खंड हाटी समिति की राजगढ़ इकाई द्वारा आज यहां महाकुंभली का आयोजन किया गया। इस महाकुंभली का शुभारंभ पद्म श्री विद्यानंद सुरैग द्वारा किया गया। इस बैठक में केंद्रीय हाटी समिति, चंडीगढ़ हाटी समिति, शिमला हाटी समिति व क्षेत्र की सभी हाटी समितियों के पदाधिकारियों व राजगढ़ विकास खंड के दर्जनों महिला मंडलों ने भाग लिया। इस कुंभली में गिरिपार क्षेत्र की सभी 154 पंचायतों द्वारा 13 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम हस्ताक्षर युक्त धन्यवाद प्रस्ताव पारित किए गए थे। उन प्रस्ताव को इस कुंभली में विद्यानंद सराय के हाथों प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा गया। मिलता रहे, यही श्री गुरु महाराज से कामना करते हैं। पद्म श्री विद्यानंद सराय जी। लेकिन एक बार फिर बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन श्री जोगिंदर सिंह हापी जी। बहुत आपका राजगढ़ में बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। श्री कुंदन सिंह शास्त्री जी। के लिए राजगढ़ की जनता की तरफ से आपका भी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत राजगढ़ में, बहुत बहुत अभिनंदन। आप विद्वान हैं, लेखक भी हैं। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. व्यक्ति को बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार मिला है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, और वो हाटी समुदाय के परिधान निर्माण करने के लिए, यहाँ तक कि चाहे वो बढ़ालटू नृत्य था, चाहे सिहटू नृत्य था, चाहे डगड़ी नाचा, उसके परिधानों का निर्माण हुआ है वो हाटी की बेस पर हुआ है, और उसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला है ये युवा वर्ग में। अब मैं दूसरे दर्जे का अपने आप को कहता हूँ, वो हमें नहीं मिला, मुझे पद्मश्री मिला हो या संगीत नाटक अकादमी से संगीत नाटक अकादमी से संगीत के लिए, लोक संगीत के लिए मिला हो, लेकिन वो यहाँ की जो हाटी संस्कृति की गायकी, संगीत है, लय है, ताल है, विभिन्न विधाएं हैं, उनके प्रेजेंटेशन के लिए ये सम्मान आपके माध्यम से, आपके संघर्ष से पहले मिल चुका है। आपका संघर्ष आज कामयाब हुआ, आप सबको बधाई। अब मैं अगले चरण पर जाता हूँ। जोगिंदर हाबी को यहाँ देख रहे हैं, जिस टीम का नायक अपनी टीम से 10 बार लगातार विश्व में अपना स्थान प्रथम दर्जा हासिल कर चुका हो, वो हाटी संस्कृति का एक फल है, हाटी संस्कृति की एक जीती जाती मिसाल है। फिर कहो ये हाटी संस्कृति है ही नहीं, उसमें ओबीसी संस्कृति भी है, अनुसूचित जाति भी संस्कृति भी है, सबकी है। अरे ये हाटी है,
आपको गिरे वहां पर झांकिए, ये हाटी क्या है। घुमंतु कबीला था यहाँ पर, एक जो ऊपर चूड़धार में जाते थे गर्मियों के महीने में, और इस अशौच और भादों की संक्रांति को शाल पूजन करते थे, और उस शाल पूजन को भराटी संक्रांति कहते हैं। वहीं से ट्रेस आउट किया हमने और हाटी समुदाय के साथ जोड़ करके हमारे जितनी 15-20 परियोजनाएं हैं उस पर काम किया है। यहाँ के खाद्यान्न, यहाँ के जो मीठे भोजन है, हमारे शास्त्रों में 36 व्यंजन है, और आपके हाटी समुदाय ने, जोगिंदर साहब और इन साथियों के साथ ने 72 व्यंजन यहाँ ढूंढे हैं जो हमारे यहाँ बनाते हैं। ये है हाटी। और वो बोलते हैं कि हाटी तो है नहीं, हाटी किस गली की चीज है। वास्तव ये हाटी की माटी है। यहाँ भैंस पालक रहते थे और यहाँ पर घुमंतु लोग थे। ये महाभारत काल का एक समय आया जब कौरव समर्थक शाठर और पांडव समर्थक पाषाण गिरी नदी के सहारे इन वादियों में बस गए, कई दिनों तक लड़ते रहे, लेकिन इसी धरा पर झांकों ने बलिदान दे करके उन 18 शाठरों और 18 पाषाणों को एक सूत्र में कमरौड़े भी थे, टुंडू भी थे, बनाड़ भी थे, हाफी थे, कितने ही लोगों के नाम ले जाए, उनको इकट्ठा जोड़ करके यहाँ त्रिविधा 3 विधाएं हैं जिसमें वो है ठोटा नृत्य है, नाट्य है, क्रीड़ा। ऐसी क्रीड़ा जिसमें कोई रेफरी नहीं होता। दुनिया की कोई ऐसी खेल बताइए जिसमें रेफरी से बिना चलती है। जो मुकाबले लगाते हैं एक दूसरे से उनके लिए भी रेफरी है, लेकिन इतनी बड़ी खेल के लिए कोई रेफरी नहीं है। उसके बावजूद भी अपने प्रयास और अपने आत्मबल और सच्चाई से वो खेलते हैं। वो त्रिविधा की रचना हुई। उस त्रिविधा में नृत्य है, गायन है, नाट्य है। नाट्य ऐसा जिसमें सामाजिक संवाद, मैं इसलिए कह रहा हूं बेस आपका हाटी है। तो जो इसने माटी को चूम करके हाटी बनाया है, क्या वो संसद के तीनों सदनों में पास, दोनों सदनों में पास, और राष्ट्रपति से जो मान्यता मिलने पर क्या उसे झुठलाया जा सकता है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं झुठलाया जाता। आइए मेरे दोस्तों, जो इस बात को, इसकी आलोचना करते हैं, आप भी मजा चाखिए, जब आपको भी विकास का आनंद आएगा। जब भारत की संसद में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला पिछले दिनों, तो मैंने वहां पर भी इस बात को दोहराया है कि ये हाटी संस्कृति है और गिरी नदी के दोनों ओर ये पनपी, फली और फूली है, जिसमें से ट्रांसगिरी एरिया मुख्यतः ये लाभान्वित होने वाला एक क्षेत्र था जिसने इस संस्कृति को जिंदा रखा है। मंदिरों के जहाँ प्राचीन वास्तुकला के मंदिर है, मूर्ति कला के मंदिर है, देवी देवता है। अरे यहाँ तो रेणुका माई जी भी हुई, बलि राजा भी हुआ, और शिरपुर महाराज भी हुआ, गंगा पीर भी हुआ, सब यहीं पर इस गिरी नदी के दोनों ओर में से। और उसमें हाटी का एक अलग व्यवस्था थी। हाटी को मिलना चाहिए था, क्योंकि कालसिया से लेकर के तरोज तक, मैं तो सबके लिए कहता हूँ, तो रोज तक ये सिरमौर रियासत थी, और जौसार को मिल गया 1965-66 में, हमें नहीं मिला। तो ये पिछली गलती है। आज मिला है तो हम भारत सरकार का स्वागत करते हैं। उसका धन्यवाद करने के लिए वेद प्रकाश जी और उनके साथी ये क्या नाम, ये जो यहाँ पर इनके साथी है, सब मैं भूल जाता हूँ। इन लोगों ने बड़ा अच्छा आयोजन किया, और हम जो कलाकार लोग थे, हमको यहाँ बुला करके ये सदारत करने का तो इनको देना चाहिए था, लेकिन ये हमको नहीं, हमारी संस्कृति के लिए पहल और प्रयास के लिए दिया है। मैं वेद प्रकाश जी, आप और आपके साथियों का, रविंद्र जी वगैरह का आभार व्यक्त, और तमाम जो मंचासीन लोग हैं, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बर्दाश्त किया है। और मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, गाँव का आदमी हूँ, और इसी प्लेटफॉर्म से 35 पुस्तकें सिर्फ लोक संस्कृति पे इन साथियों की मेहरबानी और इस हाटी के प्रयास से और शिरपुर की कृपा से, और शिरपुर की कृपा से हम विदेश जाते थे, नारा लगाते जय शिरपुर महाराज की। और वहाँ जब वहाँ के देवता दास में, ये साथी मेरे गवाह है, मुझे बोलने का मौका मिला, टूटी
फूटी अंग्रेजी में बोल रहा था, लेकिन एक बात निकल गई, द कल्चर इरिगेट द रूट्स ऑफ द नेशन। द कल्चर इरिगेट द रूट्स ऑफ द नेशन। संस्कृति राष्ट्र की जड़ों को सींचती है, तो जो संस्कृति राष्ट्र की जड़ों से निकली है वो हाटी है, जिसने जड़ें इसकी पक्की की है वो हाटी है, उसको कोई दुलाती नहीं मार सकता। ये विश्वास से कह रहा था। चलते रहिए, आंदोलन चलते रहिए वर्षों तक। हिंदुस्तान में 1917 में संथालों का, सन्यासियों का आंदोलन और उसके बाद कई बलिदान हुए और उसके बाद भी ये चलता रहा। लेकिन ये तो संसद ने, हमारी आज़ाद देश की आज़ाद संसद ने इसको पास किया, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। धीरज रखिए, आप बिल्कुल नहीं। बालिकियों को अमीचंद जी जैसे विद्वान व्यक्ति और कुंदन शास्त्री जैसे जो तन्मयता से इस कार्य में जुड़े हैं, ये पूरा करेंगे। और झूठ बोलते हैं कि जी ओबीसी को 4% मिलता है। ये तथ्य यह है कि 27% ओबीसी को मिलता है और 7.5% जो है एसटी को मिलता है। सब इससे सहमत हो? अब 100 में से अगर 27 लड्डू किसी को मिलते हो और किसी को 7.5 मिलते हो, ये बात आपको बुरी लगेगी। वो जो अर्थशास्त्री वहाँ वो जो गणित होता है वो एक तरफ होता है। उन 27 लड्डुओं को खाने वाले कितने हैं और 7.5 जो लड्डू हमारे को मिल रहे हैं उसको खाने वाले कितने, उसका हमें तथ्य दे रहा है, वो साफ दे रहा है। आप लोग भी बोल सकते। पूरे हिंदुस्तान में ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो 52% है, जबकि वो 55 हो चुकी है। उस हिसाब से 72 करोड़ जो लोग हैं उनको मिलेगा 27%। और हमारी जो आबादी है 8.6 है एसटी की, वो उनकी बनती है 12 करोड़। अब मुझे आप एक बात बताओ कि 12 करोड़ को मिलेंगे 7.5 लड्डू और 72 करोड़ को मिलेंगे 27, तो किसको फायदा है? मैंने कैलकुलेट किया है, 12% वाले को 0.625 मिलता है, 12 करोड़ वालों को, मतलब हमारे को, और उनको मिलेगा 0.370, मतलब दुगना लाभ है हमारे। उनको एसटी में है दुगना फायदा है। स्टेट की मैं बात करता हूँ, स्टेट में जो क्लास 1-2 पोस्ट है उसमें उनको मिलता है 12%, और जो हमको है हमको मिलता है 7.5%, देवना अंतर है। लेकिन यहाँ जो आबादी की बात आपको मैं कहूँ कि आज अगर 75 लाख आबादी मानी जाए तो आज जो है ओबीसी की जो है करीब 14 लाख है। 14 लाख को मिलता है 12%, और हमारी पड़ेगी, हमारे को जोड़ के 6 लाख, हमारे को मिलता है 7.5%, हमारा बढ़ता है 1.25। और लड्डू की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरी तरफ देखना पड़ेगा ना जी, और उनको मिलता है 0.857, तब भी जो है फायदा है क्लास 1-2 में। हाँ, मैं मंच से स्वीकार करता हूँ कि क्लास 3-4 में यहाँ पर क्योंकि उनका 18 है और हमारा जो है 5 है, उनको थोड़ा सा फायदा है। लेकिन इसके उनको और लाभ क्या है, मैं चंद बातें आपको बता रहा हूँ। वहाँ क्रीमी लिया है 8 लाख से ऊपर जो है वो ओबीसी में नहीं आएंगे, आते से ज़्यादा लोग तो उसमें बार ओबीसी के मित्र हमारे भी यहाँ हैं। प्रमोशन में जो है ओबीसी नहीं मिलता, प्रमोशन यहाँ सब लोग हैं, आपको ओबीसी का भी लोग है, प्रमोशन बेनिफिट नहीं मिलता। फिर ये स्थायी नहीं है। 2015 में 13 जातियां ओबीसी से बाहर हुई है, उसमें हमारे विद्यानंद सुरेख जी भी शामिल है, इनकी जाति भी बाहर की गई ओबीसी में थी। और दूसरा क्या है कि बहुत नई जातियां इसमें बार बार जुड़ रही है। तीसरा जो है इसमें औपचार कैटेगराइज करने की बात हो रही है, तो इनको कहीं लाभ नहीं है। और भाई एट्रोसिटी में तो फायदा ले ही रहा है। अगर आप उससे बाहर रहेंगे तो आपके ऊपर एट्रोसिटी जो हम हटी है हम भी कर पाएंगे। पिछला प्रवास के दौरान महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से हमारा डेलीगेशन मिला था आर्थिक विकास मंच का, तो हमारी बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनसे इस विषय पे बातचीत हुई थी। यह ट्रांसगिरी का पहला डेलीगेशन था जो देश के प्रथम नागरिक है। अभी तक 56 वर्षों में पहली बार हाटी विकास मंच का डेलीगेशन महामहिम राष्ट्रपति जी से मिला था। ये तमाम चीजें हैं। अब हमें सब चीज यहाँ पे जिस प्रकार से विस्तार से हो गई है कि हमारा फाइल 22 अगस्त को प्रदेश सरकार के पास आ गई है, और उसी दरमियान हमने महामहिम जो राज्यपाल है श्री प्रताप शुक्ल जी, उनका भी हम इस मंच के माध्यम से विशेष हार्दिक आभार प्रकट करना चाहते हैं। जब हमारा बिल राज्यसभा में पेंडिंग था तो उन्होंने डेलीगेशन के सामने ही
जनरल सेक्रेटरी राज्यसभा पीसी मुंडी साहब है, उनको सीधा फोन करके हम सभी के सामने फोन किया कि ये हिमाचल गवर्नर का आदेश है, इसको तुरंत ही राज्यसभा में अमली जमा पहनाया जाए। इसके लिए हम महामहिम राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी का भी हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। पिछले दिनों हमारा एक डेलीगेशन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी हमारी करीब 20 मिनट इस विषय पे उनके सरकारी आवास ओकवर में भी मुलाकात हुई थी। हमने विस्तृत रूप से 56 वर्षों का जो संघर्ष था, जिस प्रकार से हमारे लोगों ने योगदान दिया और जो फलीभूत हुआ, हमने विशेष आग्रह किया कि 22 अगस्त को केंद्र की जो सरकार है उसने हिमाचल सरकार को कह दिया है कि ये सेंटर एक्ट है, इसको तुरंत ही लागू करे ताकि लाखों लोगों को हक मिल सके। लेकिन वह फाइल हमारे जो जनजातीय मंत्री है उनके पास थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक सेंटर का जो एक्ट है वैसे तो इसके लिए ऑथराइज नहीं है, क्योंकि देश की सुप्रीम संस्था है, देश के हिंदुस्तान के कानून जो संविधान है उसने हमें ये महान अधिकार दिया है, लेकिन वो क्या करते हैं, कभी लॉ में भेजते हैं, कभी ट्राइबल डिपार्टमेंट में भेजते हैं, जबकि उन्हीं की भूमिका अब केवल और केवल डाकिए की भूमिका है। ये अधिकार हमें केंद्र की सरकार ने दिया है। इसलिए हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अभी जो भी हमारे पास विकल्प है, हमने माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी आह्वान किया था कि आप इसको शीघ्र ही अमली जामा पहनाएं, क्योंकि लाखों लोगों का हमें पर डे नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई करना मुश्किल है। इसलिए हमने वहां भी उनके सरकारी आवास पे भी इस बात की चर्चा की थी, लेकिन हम देख रहे हैं लगभग 2 महीने हो गए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की जो महामहिम राष्ट्रपति 4 अगस्त को उन्होंने इस पे हस्ताक्षर कर दिए थे, उसी दिन से ये सेम डे इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक 2 महीने लाखों लोग इस अधिकार से वंचित है अभी तक। फिर अभी जिस प्रकार की खबरें आ रही है कि पत्राचार दिल्ली भेज रहे हैं और किसी मंत्रालय में भेज रहे हैं, अब क्या इसका काम है, अब तो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि जैसे आप इसको तुरंत ही लागू करें, नहीं तो हमारे पास विकल्प ABC सारे मौजूद है, क्योंकि फेडरल सिस्टम का वायलेशन है, ये स्टेट गवर्नमेंट इसको नहीं रोक सकती और लाखों लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। आप लोग का योगदान कम नहीं है, हमें तो बिडांग ले लो या आपको बिल लो या हम भी कब आ रहे जब आप लोग हमारे साथ हैं, तो आप लोग के आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं गुजारिश मेरी जरूर है, अभी हम लोग मिले थे, मुख्यमंत्री साहब से मिले थे, इससे पहले इन्होंने जिक्र किया कि हम राष्ट्रपति से और हमारे गवर्नर साहब से हम लोग मिले थे। अब आगे क्या करना है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके ऊपर ये जो नेगी तबका है ना हमारा, अब आज बोलना पड़ेगा इस मंच पे। जैसे ही हटी शब्द सुनते तो हटी आ गई, इनको ऐसा लगता है चक्कर आ जाए इनको ना, कि हम जैसे कोई विदेशी है, हमें भी वही संविधान के तहत मिल रहा है जो इनको मिला है, हम इनसे कोई आपत्ति, इनका कंटिन्यू रहे। तो ऑब्जेक्शन सबसे पहले हमारे जनजातीय मंत्री ने लगा रखा है कि हाथी है कौन है। 56 साल तो लगी इस बात को हमारे को बोलते हुए कि हाथी है हाथी है, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया। दूसरा ऑब्जेक्शन क्या लगाया कि सरकार ने फाइल भेज दी लॉ डिपार्टमेंट को, और उसमें ये बोला कि लॉ को ओपिनियन लाओ कि जो हमारे SC है, जो हमने 14 जातियों की केंद्रीय आर्थिक समिति ने पैरवी की थी, हमने तो किसी को काटा नहीं, ना ये बोला कि ये नहीं आने चाहिए। तो उन्होंने क्या कर दिया, उसमें भी नोटिफिकेशन में वो छूट के कहते हैं वो इंक्लूड होगी, तो होगी तो अच्छी बात है, अगर वो होगी इंक्लूड होगी है नोटिफिकेशन के मुताबिक तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हमारे हितों पर डाका क्यों डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री को हमने कह दिया है कि हमने पहले भी महाकुंभलियों के, ये भी महाकुंभली है, देवीय कार्य, ईश्वरीय कार्य, जो संकल्प यहाँ पे लिया जाएगा उस पर अमल भी करना पड़ेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि सरकार को एक मोहलत समय तो देना पड़ेगा सरकार को। अगर हमने बड़ा डेलीगेशन, जैसा कि अभी महासचिव साहब ने कहा कि बड़ा डेलीगेशन हम जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, सरकार से बात करनी पड़ेगी, संघीय ढांचा है, लेकिन सरकार से बात करने की तो एक सीमा है। केंद्रीय कानून को कोमा और फुल स्टॉप भी सरकार बदल नहीं सकती है। तो हमारे बच्चों को पहले तो हो गया घाटा, लेकिन अब हर दिन घाटा हो रहा हमारे बच्चों को, तो उसके लिए कम से कम आज ही रणनीति बन जाए कि हमने सरकार को 10 दिन का समय देना है, 7 दिन का समय देना है, उसके बाद फिर आंदोलन के लिए भी क्या रहना पड़ेगा, चाहे सचिवालय का घेराव करना पड़ेगा, चाहे किसी स्तर पे हमें जाना पड़ेगा, चाहे हमें महाकुंभलिया फिर से अपने हक इंप्लीमेंट करने के लिए। ये देश में अनूठा आंदोलन था जिसमें एक भी पुलिस केस नहीं हुआ, ये आप लोग इसके लिए बधाई के पात्र है।
शांतिपूर्ण तरीके से चले। अब हमने शांतिपूर्ण तरीके से ही आंदोलन के लिए हमें कहीं ना कहीं आज उसका आगाज करना पड़ेगा, हमें रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम ऐसी रणनीति नहीं बनाएंगे तो अगले 5 साल तक हो सकता है कि 5 साल तक लटका दें हमारे को। केंद्रीय कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, यहाँ जानकार बैठे हैं, ये कब तक लटा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह कि जन आंदोलन के आगे जनता सुप्रीम है। तो आप लोग अगर ये तय करेंगे